आप बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब सर, इससे पहले कि मैं अगले मौजू पर आऊँ, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत ही पर्सनल सवाल, बहुत ही हम्बली पूछना चाहता हूँ। सर, आप मुतअद्दिद मरतबा ख़ुद वज़ीर रह चुके हैं, आपने कम अज़ कम कई ज़िंदा वज़ीरों को झेला होगा, आपने कई मरतबा नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुकूमतें देखी, आप वज़ीर आज़म के साथ रहे, सदूर के साथ आप रहे, बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहे। सर, आप ख़ुद भी एक हाई प्रोफाइल शख्सियत करीब रह चुके हैं। जनाब इमन, मुझे ये बताइए, सवाल बड़ा ज़रा टेढ़ा है सर, ज़रा काइंडली सुनिएगा। सर, वो क्या स्टेट ऑफ माइंड होती है जिस वक्त कोई आदमी मिनिस्टर होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई सदर होता है, कोई गवर्नर होता है, उस वक्त उसे अवाम की तकलीफ़, उसकी वो परेशानी, जिस तरह से मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप माशाल्लाह मुझे बता रहे हैं, वाकई सूरत हाल इतनी ही ख़राब है जो हुकूमती वज़रा को और वज़ीर आज़म को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रही। लेकिन सर, जब लोग हुकूमतों में होते हैं तो उन्हें क्यों वो सब कुछ नज़र नहीं आता? उस वक्त सिर्फ उनके आँखों पर वो पट्टी बंदी होती है जिससे टकरा कर अवाम की चीखें और उनकी जो फरियादें लौट आती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आते हैं उन्हें सब सत्यानाश नज़र आ रहा होता है। सर, ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। देखिए, आपने एक बड़ी अहम तवज्जो दिलाई है पहलू की तरफ। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क़यादत का बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जब आप किसी इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हों तो दो चीज़ों के बारे में आपको किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ ये है कि आपकी ताकत आर्जी है और ये कुर्सी एक दिन आपसे चली जाएगी, और जब ये चली जाएगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका गुज़र कैसे होगा, आपको लोगों के वापस जाना है उनके पास, और वो आपको किस तरह याद करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपको मोहलत मिली है, जो मुद्दत मिली है, इसमें आपने एक लेगेसी बनानी है, इसमें आपने कुछ करके दिखाना है, और ये करके दिखाने के लिए अगर आप अपने आप को खुशामदियों के घेरे में घेर लेंगे तो सवाए इसके कि वो खुशामदी आपको गुमराह करें, आपको हकीकत से दूर धकेलें, आप जितना हकीकत से दूर जाएंगे उतना कुछ कर जाने की सलाहियत खो बैठेंगे। तो लिहाजा ये अब हर शख्स का जो इक़्तिदार में आता है इम्तिहान होता है कि अगर वो खुद को हकीकत से दूर करेगा तो वो कुछ कर नहीं सकता। और दूसरे ये है कि अगर वो ये समझेगा कि मेरे पास बहुत वक्त है तो उसके पास बहुत वक्त नहीं होता, 5 साल भी देखते पलक झपकते गुजर जाते हैं। एहसन इकबाल साहब, सर, कराची के अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराने का आरजूमंद हूँ। कराची एक मरतबा फिर ख़बरों की जद में है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए यहाँ अब बड़ा मेजर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, जिसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। सर, नस्ला टावर के बाद अब तिजोरी टावर का नंबर आया, तिजोरी के बाद फिर किसी और का, और फिर उसके बाद किसी और का। लेकिन पूछना ये था कि जो लोग इन इमारतों को बनाने के, इनको परमिशन देने के, इनकी एनओसीज़ के ज़िम्मेदार हैं, वो आज भी अवाम के सीनों पर मूंग दल रहे हैं। किसी का कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ है, अगर कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन सर, इस बात पर ज़रा तबसरा कीजिए कि महंगाई और तब्दीली के इस दौर को झेलती हुई अवाम अब बेघर जो होती चली जा रही है, उसके आंसुओं के लिए क्या इलाज है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी रियासत को कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। अगर नस्ला टावर में रहने वाले सफ़ेद पोश लोग, चूँकि जिस जगह वो रहाइश रखते थे वो इर्रेगुलर थी, उसको डिमोलिश करने के अहकामात जारी किए गए हैं और अब वो वहाँ से निकल के न जाने कहाँ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ ये ज़रूरी है कि कानून की अमलदारी हो, वहाँ पे लोगों के बुनियादी हकूक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और ये लोग जिन्होंने उम्र भर की पूंजी लगाई, अपने लिए छत खरीदी, अब अगर वो छत जा रही है तो इनको उसका मुतबादल भी उसी वक्त बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि वहाँ से निकल के वो कहाँ जाएंगे, क्या खुली छत के नीचे या सड़क के ऊपर। और साथ ही दूसरी तरफ देखिए कि मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि वो जहाँ नस्ला टावर को इर्रेगुलर होने की बुनियाद पे गिराने का हुक्म दे चुके हैं, तो बनी गाला के अंदर जो 300 कनाल के ऊपर एक इर्रेगुलर तामीर थी, हुकूमत ने खुद ही से महज 12 लाख रुपए का खुद साख्ता जुर्माना अदा करके उसको रेगुलराइज करा लिया। तो अगर एक बड़े की जो इर्रेगुलर प्रॉपर्टी है वो तो रेगुलराइज हो सकती है, लेकिन गरीब लोगों के लिए जो छत थी वो इसलिए छिन रही है कि वो इर्रेगुलर थी और कानून की अमलदारी का ये तकाजा है
तो हम उस फैसले को तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम सबको तस्लीम करना है। लेकिन फॉर कंसिस्टेंसी से अगर ये इंसाफ नस्ला टावर को गिरा के अमलदारी के जरिए किया जा रहा है, तो फिर बनी गाला में क्यों एक इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन को सिर्फ 10-12 लाख का जुर्माना दे के रेगुलर कर दिया गया? क्या यही इंसाफ और यही असूल वहां बनी गाला की नाजायज तामीर पे नहीं लगना चाहिए था कि उसे भी उसी तरह मिसमार किया जाता कि जैसे नस्ला टावर को मिसमार किया जा रहा है? ये वो सवाल है कि जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो आला अदलिया है वो इसका ज़रूर नोटिस लेगी। सर, इसी तरह से ये दोहरा मेयार उस वक्त भी सामने आया था जब आपाजान की सिलाई मशीन के मामलात सामने आए थे। वो जादुई करिश्माती सिलाई मशीन अरबों रुपए भी इधर से उधर कर गई, उसके साथ साथ उसको कुछ जुर्माना करके और वो फरागत पा लिया गया। सर, यहाँ बहुत सारे लोग जेलों में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत सारे लोग जेलों में ऐसे भी बंद हैं कि जिनके पास अपनी ज़मानत के पैसे नहीं हैं, तो इसलिए वो सालों जेलों में सड़ते रहते हैं। सर, मतलब इमरान खान साहब तो कह रहे थे कि शेर व बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, कानून सबके लिए बराबर होगा, लेकिन ये मिसालें तो कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। जी देखिए, इनका तो मंशूर ये था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। जी, आज हमें 2 नहीं बल्कि 20 पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। आपके लिए इस मुल्क में हिस्सा बकदर जुस्सा है, जितने आप ताकतवर हैं उतने आप कानून से बालातर हैं। और उसकी मैंने आपको बड़ी मिसाल दी कि इस्लामाबाद में जो हमारी कश्मीर हाईवे थी उसके गिर्द बेशुमार जो तामीरात थी, और मिडिल क्लास की भी थी, गरीबों की भी थी, उनको मिसमार कर दिया गया कि इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन है। और वहाँ के मालकान दुहाइयाँ देते रहे कि हमसे आप जुर्माना ले लें, इसको रेगुलराइज करने के लिए जो भी रकम है वो हम जमा करा देंगे, आप हमारी उम्र भर की इस कमाई को ना मिसमार करें। लेकिन वहाँ पर वो बुलडोज़र चला के इमारतें गिरा दी गई, लेकिन उन बुलडोज़रों का रुख बनी गाला की तरफ नहीं हुआ। वहाँ पे भी एक गैर कानूनी और इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन थी, उसके लिए तो जुर्माने का मुतय्यन किया गया और उसको असेस करके जमा करा के रेगुलराइज करा लिया गया। तो ये तो आज एक घाटी के ऊपर पानी नहीं पी रहे, हर किसी की अलग घाटी है, और उसका निसार इस पे है कि आप कितने ताकतवर हैं। अगर आप ज्यादा ताकतवर हैं तो आपके लिए और कानून है, अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए और कानून है। मैं समझता हूँ कि कानून की अमलदारी का तकाजा है कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। सर, ज़रा उन बयानात की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा जिसमें शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब बबांगे दोहल ये नवीदें देते फिर रहे हैं कि हुकूमत कुछ भी हो जाए अपना टेन्योर पूरा करेगी। सर, अगर कहीं ये अनहोनी हो के रही तो फिर हम कहाँ होंगे, अर्शे मोअल्ला पे? देखिए, इस वक्त तो हकीकत ये है कि हम सबको ये खौफ है कि जिस तेज़ी के साथ मईशत गिर रही है, जिस तेज़ी के साथ हमारे मुआशरे में इंतशार आ रहा है, खुदा ना खास्ता ये 1.5-2 साल और रह गए तो क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान की हुकूमत संभालने के लिए कोई तैयार होगा? क्योंकि ये मसाइल को इतना पेचीदा और गंभीर कर जाएंगे कि 10 दफ़ा कोई हुकूमत लेते हुए वज़ीर आज़म सोचेगा कि मुझे 1-2 साल के बाद लोग जवाबदेही करेंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई 1-2 साल में ये टर्न अराउंड नहीं हो सकेगा जितनी ये तबाही और ख़राबी करके जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं वो यकसुई के साथ इस पर गौर करें, और इसके साथ जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं, मैं MQM से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आप खुद को मिडिल क्लास की जमात कहते हैं, क्या आज आपको नज़र नहीं आ रहा कि मिडिल क्लास गरीब लोग, सफ़ेद पोश कराची के अंदर, उनके लिए महंगाई नहीं है? क्या कराची के नौजवानों को बेरोज़गारी का सामना नहीं है? अगर आप इस हुकूमत के साथ महज 1-2 वजारतों के रिटर्न में रहेंगे जुड़े हुए, तो आपका वोटर आपसे सवाल करेगा कि आपने हमें इस महंगाई के अजाब में क्यों झोंका, इस जहन्नम में क्यों फेंका। आप इन हुकूमत के तमाम गुनाहों में बराबर के शरीक होंगे। इसी तरह काफ लीग है, GDA है, ये जमातें अगर अपनी सियासी जिंदगी बचाना चाहती हैं तो अब वक्त आ गया है कि ये हुकूमत का साथ छोड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।